प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपी लेखपाल और होमगार्ड के जीएस प्रैक्टिस सेट दोस्तों 5 में। साथियों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी का सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूरा बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों पूर्ण रूप से डिटेल में समझाया गया है। आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी 1 से लेकर 4 तक जो वीडियो अपलोड किए गए हैं आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के जो शिलालेख होते हैं दोस्तों बहुत फेमस सभी के सभी शिलालेख हैं और दोस्तों उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अशोक से संबंधित हर एग्ज़ाम में जिस भी एग्ज़ाम में दोस्तों जनरल साइंस या जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी में अशोक के शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अशोक के शिलालेख की दोस्तों भाषा की बात करें तो भाषा किस भाषा में थी दोस्तों, तो प्राकृत भाषा। याद रखिएगा दोस्तों प्राकृत भाषा की प्रयोग किया गया था इसमें अशोक के शिलालेख में। और दोस्तों लिपि की बात किया जाए तो लिपि की बात किया जाए तो लिपि का हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। भाषा की बात किया जाए तो प्राकृत भाषा और लिपि की बात किया जाए तो ब्राह्मी लिपि। लेकिन दोस्तों दो ऐसे शिलालेख थे, याद रखिएगा दो शिलालेख थे जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। वो दोनों शिलालेख कौन थे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वो दोनों शिलालेख कौन थे जिनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था, तो खरोष्टी लिपि। याद रखिएगा दोस्तों खरोष्टी लिपि का उसमें प्रयोग किया गया था। वो दोनों शिलालेख कौन थे तो उसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिएगा नीचे देखिएगा दोस्तों आप लोग देखिए सम्राट अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख तथा गुहा लेखों की लिपि कैसी थी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि थी। जितने भी शिलालेख थे चाहे वो लघु हो या स्तंभ शिलालेख हो या फिर कोई गुहा लेख हो उसमें दोस्तों ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। लेकिन दोस्तों यह दोनों याद रखिएगा दोस्तों खरोष्टी लिपि किस में प्रयोग किया गया था, दो अभिलेख शहबाजगढ़ी और दोस्तों मानसेहरा में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 1750 में टीम पैंथलर ने दोस्तों सर्वप्रथम दिल्ली में सम्राट अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। वर्ष 1750 में दिल्ली में सर्वप्रथम दोस्तों टी पैंथलर ने सम्राट अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। लेकिन दोस्तों इसको सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। अब कब पढ़ा था दोस्तों, 1837 ईस्वी में। बाकी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के किस शिलालेख में उन्हें देवनाम प्रियदर्शी के नाम से दर्शाया गया है। देवनाम प्रियदर्शी, याद रखिए दोस्तों प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी के नाम से दर्शाया गया है किस अभिलेख में। अशोक को किस अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी के नाम से दर्शाया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मास्की अभिलेख। याद रखिए दोस्तों मास्की अभिलेख यह कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक के रायचूर जिले में। याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक के रायचूर जिले, याद रखिएगा कर्नाटक के रायचूर जिले में पड़ता है। इसमें मास्की अभिलेख, इसमें दोस्तों अशोक को देवनाम प्रियदर्शी मतलब देवताओं के समान इनको दर्शाया गया है। इतना फैक्ट दोस्तों अशोक से रिलेटेड याद रखिएगा। बाकी दोस्तों कुछ और जान लेते हैं। जैसे अशोक किस धर्म के प्रचारक थे, तो अशोक दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। याद रखिएगा बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। इन्होंने दोस्तों श्रीलंका याद रखिएगा दोस्तों श्रीलंका किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, तो अपने पुत्र दोस्तों महेंद्र तथा पुत्री याद रखिए दोस्तों पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। याद रखिएगा। बाकी बौद्ध धर्म दोस्तों अशोक ने अपना लिया था। श्रीलंका भेजा था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के पिता का नाम क्या था दोस्तों, अशोक के पिता की बात करें तो अशोक के पिता थे दोस्तों बिंबिसार। अशोक के पिता कौन थे दोस्तों, बिंबिसार। याद रखिएगा अशोक के पिता कौन थे, बिंबिसार। याद रखिएगा। इतना फैक्ट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा अशोक के
अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, लेकिन देखा किसने था सर्वप्रथम? दिल्ली में 1750 में टी फेंथलियर ने। अशोक स्प्री नामदर्शी मास्की अभिलेख कर्नाटक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों कोई भी डाउट रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह भी बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? दोस्तों प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपद हुआ करते थे? तो कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महाजनपद थे। और टोटल कितना था दोस्तों? टोटल कितना था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 16 महाजनपद में से इनमें से कौन सा एक नहीं था? तो कुरु था दोस्तों एक महाजनपद, कौशल भी था महाजनपद, अंग भी था। लेकिन दोस्तों यह कामरूप ऐसा कोई सचेज महाजनपद नहीं हुआ करता था। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं सभी 16 महाजनपदों के बारे में। वो कौन कौन से महाजनपद थे उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में। चलिएगा देखिएगा, बोला गया है यहाँ पर महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी प्राचीन काल में। इन महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों अगर पूछे जैन धर्म में किस में मिलता है? तो भगवती सूत्र में। जैन धर्म की बात करें तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और बौद्ध धर्म से पूछे दोस्तों तो अंगुत्तर निकाय। यह दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों 16 महाजनपद कौन कौन थे? एक था अंग, दूसरा मगध, तीसरा दोस्तों काशी, चौथा वश, उसके बाद वज्जी पांचवा, फिर छठवा हो जाएगा कौशल, फिर अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और दोस्तों गांधार। यह दोस्तों 16 के 16 महाजनपद हुआ करते थे प्राचीन काल में। और महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म में और दोस्तों जैन धर्म में भगवती सूत्र में मिलता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में, याद रखिएगा। इनका दोस्तों इनकी मृत्यु क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाणवाद कहलाता है। इनका दोस्तों समाधि स्थल कहाँ पर है गौतम बुद्ध का? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। यह भी दोस्तों याद रखिएगा। ये दोस्तों सभी का सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। बाकी दोस्तों अगर कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन की बात करें दोस्तों तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में, याद रखें। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो क्रिप्स मिशन क्यों आता है दोस्तों? क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आता है? तो क्रिप्स मिशन भारत में आता है दोस्तों संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। आता है। लेकिन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों इसको दोस्तों मुस्लिम लीग ने, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने इसको दोस्तों निराकार कर दिया था। मतलब इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इसको दोस्तों इसमें भाग लेने से इसको मना कर दिया था मुस्लिम लीग ने। बाकी दोस्तों कुछ और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा 1942 में ब्रिटिश मंत्री सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। और दोस्तों ये अगला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तृतीय चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जिसे दोस्तों हिंदी में आगे की तारीख कहा जाता है। हिंदी में अगर दोस्तों ऑप्शन देता है तो आगे की तारीख, या फिर इंग्लिश में देगा दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन को ही कहा था, जो कि दोस्तों 1942 ईस्वी में आया था। इतना दोस्तों बातें आप लोगों को याद नहीं, यह लाइन दोस्तों याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, खासकर दोस्तों यूपी के एग्जाम में, और तो और दोस्तों एसएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अगर श्रीनगर शहर की बात करें दोस्तों तो किस स्थान पर है, किस नदी पर के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्रीनगर की बात करें तो झेलम नदी पर यह स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। और झेलम नदी को दोस्तों प्राचीन काल में, याद रखिएगा दोस्तों, प्राचीन काल में किस नाम से बुलाया जाता था? प्राचीन काल में वितस्ता, याद रखिएगा दोस्तों, इसको वितस्ता के नाम से बुलाया जाता था झेलम नदी को। और दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, शहरों की बात किया जाए तो शहरों की बात प्रयागराज,
प्रयागराज किस नदी पर किनारे स्थित है? तो प्रयागराज दोस्तों जी संगम जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, यह 3 नदियों के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना और दोस्तों सरस्वती। लखनऊ की बात किया जाए, लखनऊ किस नदी पर के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी। गोरखपुर याद रखिएगा दोस्तों, गोरखपुर याद रखिएगा, गोरखपुर दोस्तों रावी नदी याद रखिएगा दोस्तों, राप्ती नदी। गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी याद रखिएगा, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में जितने भी शहर हैं, जो महत्वपूर्ण शहर हैं, उनके किनारे जो नदी गुजरती है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झेलम को दोस्तों प्राचीन काल में वितस्ता नाम से बुलाया जाता था। और दोस्तों प्रयागराज जो कि संगम महाकुंभ मेला लगता है, लखनऊ गोमती नगर, गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी। इतना फैक्ट याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आइए झेलम नदी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। चलिएगा देखिएगा, झेलम नदी से संबंधित जानकारी। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम श्रीनगर स्थित है। देखिएगा सिंधु नदी की दोस्तों, यह झेलम किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। और झेलम पर दोस्तों श्रीनगर शहर स्थित है। यह भी दोस्तों पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झेलम किस नदी की सहायक नदी है? तो हो जाएगा सिंधु नदी का। झेलम नदी भारत तथा पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी किसके बीच है? तो पाकिस्तान और भारत के सीमा पर स्थित है। और दोस्तों झेलम नदी की जो किशन गंगा भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारी सहायक नदियाँ होती है, लेकिन दोस्तों किशन गंगा बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन है, इसलिए केवल किशन गंगा को मेंशन किया गया है। किशन गंगा दोस्तों झेलम नदी का एक सहायक नदी है। झेलम नदी दोस्तों जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दोस्तों पूछ सकता है। बाकी दोस्तों झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण भी करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी करती है? झेलम नदी करती है। यह दोस्तों जैसे हमने बताया है, प्राचीन समय में भारतीयों ने झेलम को वितस्ता के नाम से बुलाया जाता है, और यूनानियों ने दोस्तों इसे हाइडे स्पीच के नाम से भी बुलाते थे। यूनानी जो हुआ करते थे, वो दोस्तों झेलम नदी को हाइडे स्पीच के नाम से बुलाते थे, यह दोस्तों याद रखिएगा। इतना फैक्ट दोस्तों कम से कम झेलम नदी से बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल में जो पंचनद के नाम से बुलाया जाता है, पंच नदी में प्राचीन काल में, उसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नाम है झेलम नदी का। एक इम्पॉर्टेंट नाम किसका है दोस्तों? झेलम नदी का। इसलिए दोस्तों झेलम नदी आप लोग को इतना याद होना चाहिए। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, और दोस्तों जितना भी फैक्ट बताया जाए उसको दोस्तों आप लोग नोट करते चलिएगा, उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग 30 से 40 दिन आप लोगों के पास बचा है। उतने ही दिन में दोस्तों आप लोगों को कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन जो जीएस से स्टैटिक जीके और दोस्तों साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं पूरा डिटेल के साथ हम करवा देंगे। इतना दोस्तों आप लोग अगर करके चले जाइएगा तो आप लोग का लगभग सभी का सभी टॉपिक कवर हो जाएगा, और एग्ज़ाम में दोस्तों बिंदास करके आएंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर की बात करें दोस्तों, तो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड दोस्तों जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, टोटल दोस्तों अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर में दोस्तों जो 24 का 24 आप लोगों को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हुआ करते तो वो सभी आप लोग को पता होना चाहिए। उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में नीचे दिया गया है। आइए उन सभी के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी ऊपर हमने एक 16 महाजनपद के बारे में बात किया है, जो कि जैन धर्म के किस में मिलते हैं, जैन धर्म में किस ग्रंथ में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अभी ऊपर ही हमने जस्ट कराया है, किस में किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र याद रखिएगा, भगवती सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। बाकी बौद्ध धर्म में पूछे तो अंगुत्तर निकाय। चलिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा दोस्तों। ये केवल और केवल तीर्थंकर के बारे में इसमें दिया गया है। जैसे देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह दोस्तों ऋषभदेव थे। एकदम नीचे देखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऋषभदेव। और दोस्तों सबसे पहले देखें जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे।
बाकी महावीर बोल रहे हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से दोस्तों? पार्श्वनाथ से। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वें 24वें और दोस्तों पहला दूसरा बहुत बार पूछा जाता है। बाकी दोस्तों 22वें 21वें के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अरिष्टनेमी दोस्तों थे 22वें, क्योंकि हमने ऑप्शन में रखा था इसलिए। और जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो नेमिनाथ याद रखिएगा दोस्तों 21वें तीर्थंकर। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? अजीतनाथ। इतना दोस्तों 5 से 6 फैक्ट आप लोग जैन धर्म से रिलेटेड याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सा नहर है जो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है? सिंपली पूछा गया है दोस्तों, वह कौन सी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहर के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध का हालात जो बने थे, युद्ध हो रहा था, तो ईरान ने जो होमरूज की खाड़ी को बंद कर दिया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर ये बनाया गया है दोस्तों। भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वेज नहर। बाकी दोस्तों कील नहर किसे आपस में जोड़ती है? बाकी सू नहर किसको आपस में जोड़ती है? किसके बीच में सू नहर स्थित है? किसके बीच में कील नहर स्थित है? किसके बीच में दोस्तों पनामा नहर स्थित है? इन सभी चारों नहरों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं, चलिएगा। देखिए दोस्तों, बोला गया है कील नहर। सबसे पहले कील नहर की बात करेंगे दोस्तों। कील नहर जर्मनी में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। ये सभी के सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों। यह दोस्तों उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कील नहर, इसको दोस्तों ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी सू नहर की बात करें दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरॉन से जोड़ती है। लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरॉन से, मतलब सुपीरियर झील को दोस्तों ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। कौन सी नहर? सू नहर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी पनामा नहर की बात करें दोस्तों, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर क्या करती है? अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बाकी स्वेज नहर की बात करें दोस्तों, तो ये हमने क्वेश्चन में बोला है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इतना पॉइंट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। फिर से दोस्तों सुन लीजिए, कील नहर दोस्तों जर्मनी में स्थित है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। बाकी सू नहर दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। पनामा नहर दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर की बात करें दोस्तों, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? सबसे पहले दोस्तों बात करें कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किया था दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, याद रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में। इन्होंने कैसी कोशिका की खोज किया था? तो ये हो जाएंगे दोस्तों मृत कोशिका की खोज किया था। इन्होंने दोस्तों मृत कोशिका की खोज किया था। लेकिन दोस्तों अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक, याद रखिए दोस्तों, ल्यूवेन हॉक ने खोज किया था जीवित कोशिका की, इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों कोशिका से बातें और याद रखिएगा दोस्तों। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज। अगर दोस्तों सभी जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है कंटेंट ढूंढने में और दोस्तों कंटेंट बनाने में। तो अगर बोले केंद्रक की खोज किसने किया था, तो केंद्रक की खोज की बात करें तो केंद्रक की खोज हो जाएगा दोस्तों 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन, याद रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था 1831 ईस्वी में। बाकी कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया था। अब किस कोशिका की खोज दोस्तों? मृत कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज बोले दोस्तों 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने। केंद्रक की खोज कोशिका के अंदर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। बाकी दोस्तों इसमें बोला गया कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली।
हत्या की थैली, याद रखिएगा दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। इतना फैक्ट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कम से कम इतना कोशिका से संबंधित इतना क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अगर 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों? तो 1994 ईस्वी के आसपास होता है। 1994 ईस्वी के आसपास होता है। इसके द्वारा दोस्तों संविधान में क्या जोड़ा गया है? तो नगर पालिका, याद रखिएगा दोस्तों, नगर पालिका इसमें जोड़ा गया था। नगर पालिका इसमें जोड़ा गया था। बाकी दोस्तों 73वें संविधान संशोधन की बात करें, 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 में होता है। 1992 से 93 के बीच में होता है। इसके द्वारा दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। ग्राम पंचायत को जोड़ा गया संविधान में। यह किस में जोड़ा गया दोस्तों? 11वें अनुसूची में। बाकी 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। बाकी 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें, 10वीं अनुसूची के बारे में बात करें, यह कब संविधान में जोड़ा गया, इसके बारे में पूर्ण से जानकारी लेते हैं। देखिएगा, जैसे दोस्तों बात करें 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन में, 9वीं अनुसूची दोस्तों 1991 पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों 10वीं अनुसूची दोस्तों 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। दोस्तों इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।